गेट बंद कर देना केवल। चलो बेटा ध्यान देंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो इनकम टैक्स निकाल लीजिए, मेरे को बुक दे दो। लाई नहीं हो? एक आगे आ जाओ फटाफट, एक बुक दे दो मेरे को। सर कैप गेन्स चल रहा था हमारा, एग्जामिशन पढ़ी थी हमने, राइट? सेक्शन 54 टॉकिंग अबाउट, हाँ जी सर उन एसेसीज को मिलेगी जिनका नाम है इंडिविजुअल और एचयूएफ। अच्छा, क्या बेचने पे मिलेगी? रेजिडेंशियल हाउस। क्या खरीदना है? रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। ओके, कब खरीदना है? 2 इयर्स में खरीद लो, या 3 साल में करा लो, या पिछले 1 साल में खरीद लो। ठीक है। अच्छा, कितने से ज्यादा कैप गेन्स या डील नहीं किया जाएगा? 2 करोड़ से ज्यादा। 10 करोड़? 2 करोड़ से ज्यादा। 10 करोड़ की क्या है? मैक्सिमम सीलिंग। क्या? एग्जेम्पशन, मैक्सिमम सीलिंग। ओके, जब 2 करोड़ से ज्यादा डील नहीं कर रहे तो 10 करोड़ एग्जेम्पशन मिल कैसे सकती है? एग्जेम्पशन किस में से मिलेगी? कैप गेन्स में से। अब तुमने कह दिया 2 करोड़ की सीलिंग है कि कैप गेन्स कितना नहीं होना चाहिए? 2 करोड़ से ज्यादा। तो 10 करोड़ की एग्जेम्पशन मिलेगी कैसे? ये तो सोचा ही नहीं। क्या वर्ड लिखा है? 1 रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया, 2 रेजिडेंशियल हाउसेस इन इंडिया एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी वेयर द कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड। अरे बट आप कह रहे हो कि डिडक्शन एग्जेम्पशन देंगे 10 करोड़ की हद से हद, राइट? कैसे पॉसिबल है? पढ़ा था कल का? नहीं, कुछ नहीं। सेक्शन 54F टॉकिंग अबाउट अदर देन। अच्छा, किससे मिलेगी? अच्छा, 54B इंडिविजुअल एचयूएफ को अर्बन एग्री बेचने पे। अर्बन एग्री लैंड या बिल्डिंग? एग्री पे बिल्डिंग बन सकती है? नहीं, वो तो नहीं बन सकती। ठीक है, ओके सर। क्या खरीदना है एग्री में? अर्बन या रूरल? ठीक है सर। व्हाट अबाउट द 2 करोड़ सिचुएशंस? चलो जब क्वेश्चन आएगा जब देखेंगे। आप आइए पेज नंबर, पेज नंबर आइए 399, फटाफट से, बहुत जल्दी के साथ। सेक्शन 55 सब सेक्शन 2। ओके, बहुत जल्दी में पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन जो आपने घर खरीदा उसकी कॉस्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द प्राइस दैट द असेसी हैज पेड। जो असेसी ने क्या करा है? पे करा है। और द अमाउंट दैट द असेसी हैज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। इधर जब मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो एक तो मुझे प्रॉपर्टी ओनर को पेमेंट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, जब प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो 7% का क्या लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी। इट इज एन एक्सपेंस। वो भी कौन बियर करेगा? परचेजर, मैं। तो वो स्टैम्प ड्यूटी 7% अमाउंट, इट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सोच के बताइएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है? ओके, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हो गई कितना? 1 CR। मैं बोल रहा हूं इसका 7% क्या है? स्टैम्प ड्यूटी है। कितना आएगा स्टैम्प ड्यूटी? 7%। हाँ जी, 7 लाख। माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1 CR और 1 करोड़ 7 लाख। क्या लगता है आपको? 1 करोड़ 7 लाख पक्का? पक्की बात? यस। The expense related to the purchase of assets has become the part of cost of assets. Okay, एडवोकेट को फीस दी रजिस्ट्री कराने की 20,000 रुपए। It also become the part of cost of assets. ठीक है। For the acquisition of the assets, expense incurred for completing the title. What do you mean of title? Ownership. लिखिए, ownership are the part of the cost of acquisition. Example,
पता है उसको भी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिलेशन टू द फॉलोइंग एसेट्स इज एज फॉलोज। इधर देखेंगे, इधर आपके पिताजी को हाउस मिला आपके दादाजी से, आपके पिताजी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि अब जो हाउस बेच रहे हैं वो आपके पापा बेच रहे हैं। यही होता है, 90% यही होगा। आप जिस घर में रह रहे हो वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अच्छा, खरीदी किसने थी? आपके दादाजी ने खरीदी थी, बट बेच कौन रहे हैं? आपके पिताजी बेच रहे हैं। देयरफॉर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ फादर? जल्दी से सोच के, बिना देखे नीचे। तो फ्री, हाँ जी फ्री, जीरो। तो कैप गेन्स आ जाएगा बहुत तगड़ा। सर अपने दादाजी के नाम से अपने नाम पे कराने के लिए एक्सपेंस कर रहे होंगे वो। ओके, वो तो ज्यादा नहीं होता, 20,000 में हो जाती है गिफ्ट डीड से। 20,000 रुपये, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20,000 का खर्चा है ना, आगे 1 करोड़ से ज्यादा का कैप गेन्स। दादाजी का एक्सपेंस था जो वो वही क्यों? पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं? इन केस ऑफ एक्विजिशन, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, फ्रॉम प्रीवियस ओनर। अच्छा, in case of above capital assets, if the assets is purchased them from previous owner, the cost of acquisition means the cost of purchase price of previous owner। आपके दादाजी की कॉस्ट क्या बन जाएगी? आपके पिताजी की कॉस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन और ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएट विद द बिजनेस और प्रोफेशन or any other intangible assets, right to manufacture, produce, process any article, think, or the right to carry any business profession tendency। ये बोलना चाह रहा है कि आपकी गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा है। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स समझते हो ना? ओके, एग्जाम्पल पढ़िए 400 का ये। इफ ए परचेजेस अ स्टेज कैरेजेस परमिट फ्रॉम बी फॉर ₹2 लाख, ₹2 lakh will be the cost of it। अरे पता है, ठीक है। However, in case of capital assets being goodwill of a business, हाँ, or profession in respect of which depreciation under section 32 has been obtained by assessee in the previous year up to 1920, the cost of acquisition of such goodwill would be, mark कीजिएगा, such goodwill would be the amount of purchase as reduced by total depreciation अप टू कहाँ तक का? 1920, ऑब्टेन बाय एसएससी अंडर सेक्शन 32। अच्छा, अगर गुडविल बेची, इधर देखेंगे बेटा, हाँ गुडविल समझते हो, एक बिजनेस की गुडविल बेची जा रही है, हल्दीराम अपना नाम बेच रहा है किसी को, बीकानेर को बेच रहा है, ठीक है, तो कुछ पैसे लेगा, तो वो जो पैसे आएंगे ना, इट बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर ये कैपिटल एसेट्स हैं ये पैसे, तो इस पे क्या लगेगा? कैपिटल गेन्स। ओके, ये गुडविल तो कोई खरीदी भी नहीं है, हल्दीराम ने तो गुडविल बनाई है ना, अरे यस या नो, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 0। बट बीकानेर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो बीकानेर पेमेंट कर रहा है हल्दीराम को, इट बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट कब आया? जब बीकानेर ने किसी और को, थर्ड पार्टी को गुडविल बेच दी, और बीकानेर ने इस पे क्या क्लेम करा हुआ? डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। इंटेंजिबल पे कितना परसेंट था? वेरी गुड। अप टू कहां तक का लेंगे? 1920 तक का लेंगे। जो वैल्यू आएगी, इट बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी? बीकानेर। ठीक है, यही बात बोल रहा है। चलिए आगे चलता है। यस, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार समझना है। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 49(1), okay, in case of where the capital asset become the property of assessee by the following modes from previous owner। दोबारा से पढ़ते हैं। इन केस जहां पर कैपिटल एसेट बन जाती है, क्या बन जाती है? प्रॉपर्टी ऑफ द एसेसी, आपके फादर की प्रॉपर्टी बन जाती है, बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड, इन दिए हुए फॉलोइंग मोड के द्वारा, फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे जरा। अंडर अ गिफ्ट, व्हाट डू यू नो गिफ्ट? जो आप कह रहे थे ना,
20,000 रुपये में गिफ्ट हो जाता है। व्हाट डू यू नो गिफ्ट? आपके दादाजी ने प्रॉपर्टी खरीदी सपोज उस जमाने में 10,000 रुपये की, जब तो ऐसी आती थी। ओके, तो आपके दादाजी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 10,000। सपोज ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 1980 में, राइट? 1980 में 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज 2025 में बेच रहे हो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ऐसी होता है ना? तो कैपिटल कितना आएगा? अब ये दादाजी नहीं बेच रहे, ये कौन बेच रहा है? ये तो कर रहे थे दादाजी, अब फादर साहब कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। क्या करें सर? पहले तो इनसे प्रॉपर्टी इनको दिलवाओ। कैसे? बाय वे ऑफ गिफ्ट करवा दो, ठीक है? अच्छा, अगर ये प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट आ गई तो अब किसकी प्रॉपर्टी बन गई? फादर की। इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। बट एक कॉन्सेप्ट आएगा, आपने CII में देखा होगा, CII स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 एंड 2002, यस, उससे पहले का कुछ नहीं है। तो देयरफॉर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लेना, सभी को बता रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टी होंगी ना जो 2001 से पहले खरीदी हूं, 1 अप्रैल 2001 से पहले, उनके लिए जो कॉस्ट होगी ना वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो नहीं मानी जाएगी। फॉर एन एग्जांपल इसका ही पकड़ते हैं, आपके दादाजी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, आपके पापा की बन गई, 1980 में खरीदी थी, आज 2025 में बेच रहे हो 2 करोड़ की। अच्छा, तो पहले इस प्रॉपर्टी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लाना पड़ेगा खींच के, कहां पे? 2001, मतलब 1 अप्रैल 2001 पे इस प्रॉपर्टी की, आपने एक सुना होगा सर्कल रेट, कभी कभी सुना होगा मम्मी पापा के तरफ से सर्कल रेट। मैं बताता हूं क्या होता है। जैसे ये प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, गवर्नमेंट कहती है अगर, क्योंकि हर इलाका अलग होता है, कुछ पॉश इलाके होते हैं, कुछ बिजनेस, कुछ इंडस्ट्रियल, तो हर जगह की वैल्यू अलग होती है। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी आबूलैंड पे लेने जाऊं इन कंपैरिजन टू हियर, तो आबूलैंड पे महंगी होगी। क्यों? कमर्शियल है, पॉश है, राइट? यहां पर क्यों? थोड़ा बैकवर्ड है इन रिलेशन टू आबूलैंड। तो देयरफॉर हर जगह की एक सर्कल रेट, सर्कल रेट मींस कि इतने से नीचे तो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, इसको कहते हैं सर्कल रेट। ये कौन डिसाइड करता है? आपका MD डिसाइड करता है हर जगह का। तो आपको 1 अप्रैल 2001 का क्या पकड़ना है? सर्कल रेट। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सर्कल रेट, सर्कल रेट आप पकड़ेंगे इनटू जितनी आपकी प्रॉपर्टी का गज है, इनटू गज से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगी 2001 की क्या वैल्यू। अब सपोज ये वैल्यू निकल के आई 10 लाख, राइट? अब ये 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 363, हाँ, आपके साल के लिए इट बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन। ये बहुत ज्यादा बैठेगा, राइट? अरे यस या नो? ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है सर, एक तो बात हुई है। अब दूसरी बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ योर दादाजी इज बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ योर पापा, राइट? ओके, तो किन किन मोड से ट्रांसफर हो सकते हैं? पहला मोड, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द टोटल एंड पार्शियली पार्टीशन। इधर HUF सुना? कैसे क्रिएट होती है? बाय बर्थ। वेरी गुड। कैसे डिसॉल्व होती है? पार्टीशन सुना होगा घर में, बंटवारा, राइट? सपोज एक बिजनेस आपने बनाया HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, अब उसमें 4 मेंबर हैं इंक्लूडिंग कर्ता, तो HUF का बंटवारा होगा ना, तो यहाँ तो लिखा है फुल्ली और पार्शली, बट अब जब फाइनल में पढ़ोगे ना HUF डिसोल्यूशन, तो वो फुल्ली होता है, मैंने कहीं बताया होगा आपको, राइट? तो पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन क्या होता है? फुल्ली डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप, सॉरी पार्टनरशिप कह रहे हैं HUF। अब HUF अगर फुल्ली डिसॉल्व होगी तो उसने जितने भी प्रॉफिट कमाए, उसकी जितनी भी एसेट्स हैं, किस में बटेंगी? इन 4 लोगों में बटेंगी, ठीक है? तो एसेट्स जो किसकी थी आज तक? HUF की, अब किसकी बन गई? आपकी। अब आप बेचोगे ना, तो आपने खरीदी थी क्या? नहीं, HUF ने खरीदी थी, तो HUF की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ
को पर्सनल, ये बोलना चाह रहा है। सेकेंड, हम ट्रांसफर कर सकते हैं गिफ्ट से। गिफ्ट मतलब गिफ्ट किसको दिया जाता है? ब्लड रिलेशन में नहीं, किसी को भी दे सकते हैं। आपके दादाजी ने आपकी दादी जी को दे दिया गिफ्ट, आपके पापा को दे दिया, ठीक, आपकी मम्मी, तो ये गिफ्ट है सब कुछ, ठीक है ना? ओके सर, तो अंडर अ गिफ्ट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। विल, व्हाट डू मीन ऑफ विल? अपनी इच्छा से वो विल लिखवा के गए, मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, मेरे 3 लड़के हैं, प्रॉपर्टी है इस लड़के को, प्रॉपर्टी भी इस लड़के को, प्रॉपर्टी सी इस लड़के को। ओके, ये होती है विल बाय एन इंडिविजुअल और HUF अप टू असेसमेंट ईयर 24-25। गिफ्ट और विल बाय एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब कोई भी बना सकता है। बाय सक्सेशन, व्हाट डू मीन ऑफ सक्सेशन? इधर ये वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सपोज आपके मतलब एक्स मिस्टर एक्स थे, उनके दादाजी की डेथ हो गई, तो उनके दादाजी ने कोई विल वगैरह नहीं बनाई, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं करा, बट उनके दादाजी के 3 बेटे और 3 बेटियां थी, तो उनके सक्सेशन सर्टिफिकेट में कितने हिस्सेदार आएंगे? 6। 3 बेटे 3 बेटियां, तो इसे कहते हैं सक्सेशन। कोई प्रॉपर्टी वाले सक्सेशन मिली है, इनहेरिटेंस मिली है, तो यस इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर। अरे बात करें ना सारे मोड ऑफ ट्रांसफर हमें चलेंगे। चलो मेन पार्ट पढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत सारा कुछ है इसमें। चलो आप आइए पेज नंबर 401 पे। पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स। यस या नो? ठीक है। Many a time a person who owns shares and other security become entitled to subscribe to additional share or security by way of bonus, by way of rights. पता है ना आपको? ठीक है। Further, they are entitled allotted additional share security without any payment. Bonus. ठीक है। Such shares and security are referred to the financial assets. इनको financial assets के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट में बोनस शेयर सेक्शन, बोनस शेयर का 63। आप भी उनके साथ सही बता रही है? सही बता रही है? चलो, उनको क्या बोला जाता है? बोनस शेयर। सेक्शन 55 प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ascertaining the cost of acquisition of such financial assets। अगर बोनस शेयर मिले और वो बेच रहे हो आप, तो उसके लिए COA क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ओरिजिनल शेयर तो पता ही होगा ना? हाँ, तो इन रिलेशन टू द ओरिजिनल फाइनेंशियल एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द assessee become entitled to additional financial assets, the cost of acquisition means the amount actually, मार्क कर लो फटाफट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स द अमाउंट एक्चुअली पेड। फटाफट से जितना आपने अमाउंट पे करा है, इट बिकम द कॉस्ट ऑफ इट। सही बात है ना? ठीक है। राइट एंटाइटलमेंट, व्हाट डू मीन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट? राइट शेयर्स। ओके, तो इन रिलेशन टू एनी राइट रिनाउंस, यहाँ राइट एक्सरसाइज करा है? नहीं, रिनाउंस कर दिया। दिस सेड एंटाइटलमेंट टू द सब्सक्राइबर टू द फाइनेंशियल एसेट्स वेयर when such a right is renounced by assessee in favor of any person, the cost of acquisition shall be to be nil। ओके, इधर देखेंगे, रिलायंस नाम सुना है? रिलायंस का शेयर 3000 रुपए का है, मार्केट से लेने जाओ कितने का मिलेगा? रिलायंस ने क्या लाया? राइट लाया। रीजन बीइंग आई एम ऑलरेडी अ शेयर होल्डर इन रिलायंस, तो मेरे को उसने राइट इशू का दिया कि आपको 3 शेयर मिलेंगे। ठीक है, कितने के? ₹500 ईच। मेरे पे एक ऑप्शन है कि मैं इस शेयर ले लूं 1500 रुपए दे के, या मैं इस शेयर को या मैं इस राइट को किसको दे दूं? मान्य को दे दूं। ठीक है, अच्छा, मान्य को क्या प्रॉफिट होगा? 2500 रुपए का। बट मैं उससे बोलूंगा देखो 500 रुपए तो मेरे लिए है, मैं तुम्हें 1000 में बेचता हूँ, तुम्हें लेना है? लेना है? 2000 का प्रॉफिट है ना, लेना है ना? यस। तो मैंने अपना राइट रिनाउंस कितने में करा? मैंने करा 3 शेयर इंटू कितने में? 1000। कितने हुए? इट बिकम माय सेल्स कंसिडरेशन। व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? वो बोल रहा है नील लेंगे आप।
याद रखना है, एमसीक्यू में आएंगे। व्हाट इज योर कैपिटल गेन? 3000। ठीक है, अरे यस या नो? ये एग्जाम्पल फटाफट से नोट करेंगे बहुत जल्दी के साथ। ये राइट का पक्का एमसीक्यू पूछेगा, बोनस से भी पूछेगा, इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। एमसीक्यू कैसे थे कल के? सही थे, ज्यादा भारी तो नहीं थे। ओके, जो मार्क कराने हैं ना वही याद रखना कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, क्योंकि इट इज अ बिग चैप्टर। इतना वेटेज नहीं जितना पढ़ाने को देता है इसमें। चलो, पॉइंट नंबर 3, राइट बेचे नहीं, राइट शेयर खुद खरीद लिए। मतलब फर्स्ट केस जो मुझे 500 का मिला था मैंने खुद ले लिया। ओके, तो क्या कह रहा है? थर्ड लाइन पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स द अमाउंट एक्चुअली पेड। मार्क करते जाओ फटाफट, थर्ड लाइन का थर्ड पॉइंट। ओके, ठीक है, बोनस मिला, बोनस शेयर समझते हो? ठीक है, तो क्या कह रहा है? थर्ड लाइन दोबारा से देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन टू बी नल। यस, मार्क कीजिए जरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस के केस में नील होगा। सेकंड पैरा पढ़ेंगे एक्सेप्शन, इधर ध्यान देंगे फटाफट। मैं शेयर खरीद रहा हूं, खुद खरीद रहा हूं 3000 का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3000। अच्छा, मुझे राइट मिला, मैं उस राइट को अवेल कर रहा हूं और वो राइट शेयर क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। राइट रिनाउंस कर रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। राइट खरीद रहा हूं और राइट शेयर बेच रहा हूं, तो जितने का खरीदा इट बिकम माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोनस कुछ दिया है क्या? नहीं, तो सब कुछ तो पता है ना हमको। बोनस में हम कुछ देते हैं? नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0। अच्छा, एक्चुअल शेयर खरीदते हैं जब कुछ देते हैं? हाँ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही बन जाएगा। राइट शेयर में 500 तो दिए हैं, तो 500 इज माय सिंपल। कुछ याद नहीं रखना, बस समझना है कि कब क्या लगेगा। पॉइंट नंबर 2, इन अदर वर्ड्स, बोनस शेयर में पढ़ रहे हैं। वेयर बोनस शेयर आर अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ ओरिजिनल शेयर, द कॉस्ट ऑफ सच बोनस शेयर विल बी नील। पता है ना? ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर। अच्छा, बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1/4/2001। In respect of bonus share allotted before 1/4/2001, already the cost of acquisition of share is nil. The assessee may opt for fair market value as on 1/4/2001 as the cost of acquisition of such bonus share। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अच्छा, इधर इधर इधर, ये 1/4/2001 है क्या? ये एक बेस ईयर कर दिया। इससे पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो 1/4/2001 की क्या आ जाओ? फेयर मार्केट। व्हाट डू मीन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू? मतलब 1/4/2001 को जो प्राइस रहा होगा रिलायंस का, इट मीन द फेयर मार्केट वैल्यू, राइट? ओके, मार्केट खुलता है, मार्केट बंद होता है, तो खुलने वाला प्राइस, बंद होने वाला प्राइस, बंद होने वाला प्राइस। 1/4/2001 को जितने प्राइस पे क्या हुआ? रिलायंस का शेयर बंद हुआ, इट बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन माय केस। तो ऑल्टरनेट 2 होंगे। कब? जब बोनस शेयर आएगा। अगर बोनस शेयर आपके खरीदे हुए हैं 1/4/2001 के बाद, ओके। अगर आपने बोनस शेयर क्या करें? परचेज करें। कब? एक तो हो सकता है बिफोर 1/4/2001, एक हो सकता है ऑन
और आफ्टर 1/4/2001, बट अप टू 2018 का एक कॉन्सेप्ट है, अभी करेंगे इसको, एक लाइन और आएगी, इधर देखेंगे। अगर आपने इससे पहले लिए हैं तो आप फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लेना, कब की, एज ऑन 1/4/2001 की, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, वेरी गुड, ये बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और असेसी के पास एक और चांस है, क्या चांस है कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या मान सकता है, निल मान सकता है। बताइए कोई निल मानेगा, चार्टर्स बताइए कोई निल मानेगा? बीकॉम वाले क्या पढ़ जाएंगे, बोनस शेयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। बट आपसे क्या पूछा जाएगा, सीए साहब कुछ तो होगा, कुछ तो देखो, ठीक है, ओके। तो आप क्या मानोगे, फेयर मार्केट वैल्यू, जिससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़े और कैप गेन्स कम हो और टैक्स, ठीक है ना, यही तो लूप होल्स होते हैं। अच्छा, आपने शेयर खरीदे हैं 1/4/2001 पर या उसके बाद, तो योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा निल। इसमें क्या बताना, योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, ठीक है। बट 2018 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने क्या करा, देखिए क्या करा। अच्छा, बजट कब आता है, नॉर्मल बजट 1 फरवरी। देखिए कुछ घटना हुई 1 फरवरी को, बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 फरवरी बजट डे, और ये 23 जुलाई भी क्या था, बजट डे। तो इसी दिन तो चेंज होता है बजट वाले दिन। तो क्या, बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 फरवरी 2018 ऑन विच एसटीटी, अभी समझेंगे एक बार, एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर allotted before 1/2/2018 on which STT has been paid at the time of transfer, the cost would be the higher of। बस रुक जाएंगे यहाँ पर, देखिए क्या घटना हुई। अरुण जेटली जी ने बोला 1/4/2018 का जब बजट आ रहा था, 18 का, सन 18 का, तब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने बोला कि जो आज से पहले जिन्होंने भी बोनस शेयर मिले हैं और वो आज या आज के बाद क्या कर रहा है, बेच रहा है, और उसने एसटीडी पेड, एसटीडी स्टैंड्स टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी कोई टैक्स है, हाँ, जैसे इनकम टैक्स है, जैसे जीएसटी है, ऐसी एक टैक्स होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, एसटीटी। ये कब लगता है, जब आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचते हो, लिस्टेड कंपनी, रिलायंस, टाटा, अडानी, टीसीएस, ये सब। अच्छा, किस पे लगता है, सब पे लगता है। आप जीरोधा में अकाउंट खुलवा लेते हो, ग्रो का अकाउंट खुलवा लेते हो, शेयर परचेज करते हो, शेयर बेचते हो, जब आप बेचने पे क्लिक करोगे ना, तो आप पे एक टैक्स लग जाएगा जो आपको दिखेगा नहीं, विच इज कॉल्ड एसटीटी, ओके। तो वो बोल रहे हैं अगर आपने एसटीटी पेड ही किस पे होता है, लिस्टेड इक्विटीज शेयर्स पे, राइट। तो अगर आपने एसटीडी पेड करा है तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, पढ़िए, हायर ऑफ फर्स्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन i.e. nil in case of bonus share are allotted on or after 1/4/2001, इसकी बात कर रहा है। अच्छा, एंड FMV on 1/4/2001 in case of इधर a bonus share is allotted before 1/4/2001, then fair market value as on 1/4/2001, it become the cost of acquisition, right? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता चल गई। ये कब किस पे डिपेंड करेगी, डेट ऑफ परचेज पे, मतलब डेट ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड पे। अगर आपको बोनस शेयर रिसीव्ड हो गए 1/4/2001 से पहले तो एफएमवी ले लेना, किसके दिन की। अगर आपको बोनस शेयर रिसीव्ड हुए हैं कब, 1/4/2001 या उसके बाद, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, बजट से एक दिन पहले की फेयर मार्केट। इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा। अच्छा, एंड
एंड क्या एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, और उन दोनों में विच एवर इज हायर इज बिकम माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। करेंगे एग्जाम्पल अच्छा सा, ठीक है। अच्छा, एसटीटी कब पे होगा? जब शेयर्स बेचेंगे। देखो कुछ नहीं है, खरीदना और बेचना ही है, ठीक, ये याद रखो। कब आप बोनस खरीद रहे हो बेटा, इधर ध्यान देंगे सभी। कब आप बोनस खरीद रहे हो, बोनस मतलब बोनस शेयर, कब आप बोनस बेच रहे हो, राइट। अगर आपने बोनस खरीदा कब, 1/4/2001 से पहले, बिफोर। अच्छा, तो परचेज के समय पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रही होगी कितनी, कितनी रही होगी बता दीजिए। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। सिंपल। पहले खरीदने पे बात कर लें, बेचने की भी कर लेंगे। अच्छा, जब भी मैं ये खरीदे हुए शेयर बेचूंगा जिस भी डेट में, अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखी जाएगी। और अच्छा, सपोज यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है द बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1/2/2018 on which STT has been paid at the time of transfer, ठीक है। In case of transfer of bonus share allotted before 1/2/2018 on which STT has been paid at the time of transfer, the cost would be higher off। इस केस में कॉस्ट अलग हो जाएगी। अच्छा, कॉस्ट होगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट ये वाली, और लोअर ऑफ व्हाट, सेल्स कंसिडरेशन और FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवर इज लोअर, फाइनल आंसर विच एवर इज, ठीक है। मुझे बताइए इस केस में बोनस कब बिक रहा है? यस। अच्छा, अगर कोई बोनस शेयर बिक रहा है आपका 1 फरवरी 2018 या उसके बाद, तो फॉर्मूला लगेगा ये बड़ा वाला, हिंदी में बात करें तो, ठीक है। मतलब कोई टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा, हाँ लिखते हैं कुछ टाइम पीरियड, एक टाइमलाइन से बनाते हैं, आप मेरा हेल्प करना, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला लिख लेंगे इस टाइमलाइन में। सपोज आपने खरीदा था बोनस शेयर 1 अप्रैल 2000 में, ठीक है, ओके। यहां आपने क्या करा था, बोनस आपको रिसीव्ड हुआ था, ठीक है। आप इस बोनस शेयर को बेच रहे हैं कब, इधर आप इस बोनस शेयर को बेच रहे हैं 31/1/2018 या उससे पहले, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम सेलिंग डेट, ये लिख दो मैक्सिमम सेलिंग डेट यहां पर, मैक्सिमम सेलिंग डेट। ये बड़ा वाला फॉर्मूला कब कम्स टू इन पिक्चर, 31/2/31 की भी दूसरा महीना 31 का, अरे बड़ी दिक्कत आ गई। 29 तो हमने भी सुनी है, 4 साल में आती है। अच्छा, बड़ा फॉर्मूला ये बोल रही है 1 फरवरी या उसके 1 फरवरी 2018 या उसके बाद लगेगा बड़ा फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ क्या है जनवरी, तो यहाँ छोटा फॉर्मूला, बड़ा छोटा कर लें, छोटा फॉर्मूला। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दिस केस, इस केस में मेरे बोनस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, हाँ जी, FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001, सही है, नहीं क्यों, हाँ जी, 1 अप्रैल 2001 के बाद, कब खरीदा है, कब मिला है,
1 अप्रैल 2000। ये 00 क्या लग रहा है आपको? अरे ये बड़ी दिक्कत आ गई। अब ठीक है, हाँ, अब समझ में आया। अब बताओ पक्का? चलो मानी बात। FMB एज ऑन 1/4/2001 इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो FMB ले लीजिए 1/4/2001 की, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल इसी केस को दोबारा से करते हैं, इसको मानते हैं अपना केस 1, ठीक है। ओके, केस 2 पे आते हैं। ये सारे केस नोट कर लेंगे यहीं पे कहीं। केस 2 में भी एक टाइमलाइन है हमारे पास और मैक्सिमम सेलिंग डेट है हमारे पास कितनी? 31/1/2018 यहां तक बेच गए। अच्छा मिले कब बता रहे ना? बोनस शेयर रिसीट कब? फॉर एन एग्जाम्पल आप भी बताओ डेट। 1 अप्रैल 2002 ले लो, ठीक है। पहले 1 लेता हूं और फिर लेता हूं 2। बोनस शेयर रिसीव्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2002, ठीक है जी। यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना और यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? कहां पर नील? दो जगह यहां दोनों जगह। मानिए क्या आंसर है? दोनों जगह, पक्की बात? चलो तो एक डेट और लिखो फिर। बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बोनस शेयर रिसीट डेट 31 मार्च 2001। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मार्केट वैल्यू किस में बोल रहे हो? दिस वन पक्का सब? चलो FMB बोल रहे हो कब की? 1/4 पक्की बात? सेकंड में बताओ, नहीं थर्ड में बताओ। चलो मानी बात। ये हो गए सारे केसेस अप टू, अगर आपने सेल करा है कहां तक? 31 जनवरी 2018। चलो अच्छा, थर्ड केस लेते। हाँ जी बोलो। सर्जरी वाली केस लिखा है कि बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1/2/2018। 1/2/2018 कहाँ पे पढ़ रहे हो? लाइन बोलो। हाँ। 1/2/2018 ठीक है। पिछले वाले केस में भी तो पहले ही अलॉट हो। पिछला वाला निकालते। कौन सा पिछला? ये इससे पहले? सर ये दोनों। हाँ बताओ। सही में भी तो पहले ही अलॉट। अच्छा और भी पढ़ो ना। हाँ, बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 फरवरी 2018। ठीक है, दोनों या बल्कि तीनों ही आएंगे, है ना? तीनों केस तो आएंगे सर, लेकिन वो तो एक का 2000 ऐसे ही पहले तो इट नॉट बिकम द बिफोर 1 फरवरी 2018। हाँ तो तीनों ही तो आएंगे। चलो, ऑन विच STT हैज बीन पेड, जिस पे STT पेड हुआ एट द टाइम ऑफ व्हाट इज द टाइम ऑफ ट्रांसफर? टाइम ऑफ ट्रांसफर here time of transfer means 1 February 2018 and onwards। लिखो फटाफट।
अभी जो थर्ड केस कर रहे थे ना वो इसका ही कर रहे थे, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांसफर मीन्स, तो यहाँ डेट ऑफ ट्रांसफर से पकड़ना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हिंदी में बात करें, किससे पकड़ना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? हाँ, डेट ऑफ ट्रांसफर से। डेट ऑफ ट्रांसफर है आपका 1 अप्रैल, नॉट अप्रैल, 1 फरवरी 2018 ऑन लिखेंगे इसे, ऑन 1 फरवरी 2018 एंड ऑनवर्ड्स, एंड ऑनवर्ड्स। चलेगा? करें क्वेश्चन? ठीक है। सपोज मैंने अपने शेयर्स बेचे 1 फरवरी 2018 या उसके बाद, खरीदे कब कब लिख लेता हूं, वही 3 ही बनेंगे इसमें भी। मैंने अपने बोनस शेयर मुझे रिसीव्ड हुए थे ऑन सपोज 31 मार्च 2001, मुझे रिसीव्ड हुए थे फॉर एन एग्जाम्पल 1/4/2001 को, और रिसीव्ड हुए थे 1/4/2002 को। ये सारे यहाँ 100 शेयर्स मिले थे कंपनी से, यहाँ 100 शेयर्स मिले थे, यहाँ 100 शेयर्स मिले थे। ये 300 के 300 यहाँ बेच रहा हूँ, यहाँ 300 के 300 बेच रहा हूँ, 300 शेयर्स। हाँ, व्हाट इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन ईच केसेस? Here is my cost of acquisition is what, here is what, and this is what. सोच के बताएंगे। हाँ जी, 1 मिनट का समय है, फटाफट से सोचिए। हाँ जी, हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ। 2 किलो नहीं, कौन कौन 2 किलो? 1/4/2001 और 1/4/2002। इन दोनों के लिए नील पक्का? और सर बाद के दोनों के लिए तो सेल्स कंसिडरेशन होगा वो है। वो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? हायर ऑफ मुझे सीओ ये बता दो। सर, क्योंकि और भी तो एफएमपी हाँ वो हायर ऑफ, हाँ, तो इसमें क्या लगाऊं, इसमें क्या लगाऊं, इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊं? इसमें हायर ऑफ इसमें, हाँ बताओ। एक ही रहेगा? हाँ बताओ, 1 सेकंड बताओ। एफएमपी इज ऑन 1 अप्रैल 2001 और एफएमपी इज ऑन 31st। मतलब एक बड़ा फॉर्मूला। जी, अच्छा, इसमें इसमें बड़ा फॉर्मूला, उसमें पक्की बात, सच? चलो, इसमें भी बड़ा फॉर्मूला, इसमें भी बड़ा, इसमें तो आपने तो बताया था जी 1 अप्रैल 2001 से पहले जो भी होगा तो उसके लिए एफएम भी लोगे केवल। सर सेल से पकड़ेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर से। अगर डेट ऑफ ट्रांसफर 1 फरवरी 2018 एंड ऑनवर्ड्स है देन डिफरेंट बड़ा फॉर्मूला, नहीं तो छोटा फॉर्मूला। ठीक है, बड़ा छोटा, ओके। लिखो जरा, मैं 1 मिनट में आया, कंप्लीट कर लो।
पीछे वाली वीडियो क्या पीछे वाली तो क्या मजा नीचे से जाके कर दो ना। और मैं आगे तो वीडियो में आएगी जो वीडियो देखेगा वो क्या कहेगा क्या हो रहा है बदल रहा था लिख लिया? अरे बड़ा फॉर्मूला लिख लिया? तीनों में लिख लिया? चलो, यहां पर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, एक जगह ही लिख रहा हूं बस, FMV कब की? एज ऑन 1 अप्रैल 2001। और इसमें क्या है? हायर ऑफ, यहाँ क्या है? लोअर ऑफ व्हाट? FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल्स कंसिडरेशन, राइट बेटा? अरे यस या नो? चलो, whichever is lower। चले, हाँ जी, सॉल्व वर्ड आउट। ठीक है, 31 फरवरी चलो, सर पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं आप लोग। पॉइंट नंबर 5 देख लो इसी पेज पे। राइट शेयर विच आर परचेज बाय पर्सन in whose favor the assessee has renounced the right entitlement in case of any financial assets purchased by person in whose favor the right to subscribe the assets has been renounced. The cost of acquisition means the aggregate amount of purchase price paid by him to the person renouncing such right। ये बात कर रहा है, मेरे को राइट शेयर मिले थे, मैंने मान्या को दे दिए, तो मान्या के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना उन्होंने मेरे को अमाउंट पे करा है, कुछ इसमें अलग तो नहीं बोल रहा ना। चलो, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रेफर टू इन सेक्शन 112A, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, 100% MCQ होगा, मिलेगा ही मिलेगा सर। सेक्शन 112A टॉकिंग अबाउट, इधर सेक्शन 112A टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर द लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड शेयर्स। रिलायंस के शेयर अगर आप बेच रहे हो तो कहाँ बेचोगे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बेचोगे। खरीदने तो कहाँ से खरीदोगे? तो देयरफॉर रिलायंस शेयर इज लिस्टेड, देयरफॉर STD इज मैंडेटरी पेड, ओके। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ओके। लॉन्ग टर्म डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3624, बट नो। शेयर्स के केस में लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 12 मंथ्स इज लॉन्ग टर्म, लेस देन 12 मंथ शॉर्ट टर्म। शेयर्स के केसेस में याद रहेगा, ओके। तो देयरफॉर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेचा है, जो सेक्शन 112A वाला है। सेक्शन 112A वाला एक ही है, लिस्टेड शेयर्स लिख लो।
सेक्शन 112A, लिस्टेड शेयर्स ऑन विच एसटीडी हैज बीन पेड, इस तरह लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑन विच यस एसटीडी हैज बीन पेड. A listed share on which the STD is not been paid, it is not considered under section 112A. Okay. पढ़ते हैं. यहाँ एक लिमिट होगी 1 लाख रुपीस की, देखेंगे टाइम टू टाइम. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता रहा है 112A का. ओके. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन in relation to the long term capital assets being first equity share in a company on which STT is paid both at the time of purchase and the time of transfer. ठीक है. The unit of equity oriented fund and unit of business trust on which STT has been paid at the time of transfer. इधर देखेंगे म्यूचुअल फंड, सुना म्यूचुअल फंड्स. हाँ, म्यूचुअल फंड आपसे छोटी छोटी अमाउंट पे SIP के रूप में पैसा लेता है. SIP, यस. और वो पैसे को लेके कहाँ लगाता है? शेयर मार्केट में लगाता है. शेयर मार्केट में वो क्या करता है? 2 टाइप से सिक्योरिटी खरीदता है. एक तो वो इक्विटी में डालता है, दूसरा वो पोर्टफोलियो होता है प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स का. तीसरा पोर्टफोलियो होता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी विच इज कॉल्ड FDs, या किसी गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना. ये होता है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज. तो अगर म्यूचुअल फंड ने आपसे पैसा लेके कहाँ लगाया? इक्विटी मार्केट में, तो वो ही कंसिडर होंगे 112A के लिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट इज एन लिस्टेड मार्केट जिसपे STT क्या हो गया होगा? पे एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल्स. तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड, आपका फंड कैसा है? इक्विटी ओरिएंटेड. मतलब यहां लिखा नहीं है, लिख लो चाहे तो. 80% ऑफ सिक्योरिटी आर द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. इक्विटी ओरिएंटेड फंड के ऊपर लिख लो 80% और मोर सिक्योरिटीज आर कम्स फ्रॉम listed equity shares, right? चलिए, जो आपने कब एक्वायर करें? एक्वायर बिफोर 1 फरवरी, जब बजट आया था 2018. shall be higher of what? shall be higher. और ट्रांसफर कब करवाएगा आपके सवालों में? फाइनेंस प्रीवियस ईयर 24-25 में वहां बिकवाएगा, तो सेल्स कंसिडरेशन दे देगा और बोलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब का है? 1 फरवरी 2018 से पहले का, कोई भी डेट दे देगा. तो वहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी उन शेयर्स की? तो वो बताना चाह रहा है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट, जितने में वो खरीदे थे. अरे यस या नो? एंड लोअर ऑफ व्हाट? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स. अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की? जिस दिन बेचे हैं. ठीक है. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लिखो, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. पॉइंट नंबर बी, द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्वायरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स. मतलब सेल्स कंसिडरेशन. इतना क्यों घुमा रहे हो? ठीक है, लिखो सेल्स कंसिडरेशन. ठीक है. तो हायर ऑफ 1 और 2, 1 इज फॉर कॉस्ट ऑफ, अरे तुम निकाल क्या रहे हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को तो रखोगे ना. तो पहले पॉइंट में क्या आएगा? कॉस्ट. दूसरे में उसका भलता सा फॉर्मूला आएगा जो सेल्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना? ये कहना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले से कि आप लॉस क्लेम ना करें उन शेयर्स पे जो 31/1/2018 से पहले या उस दिन खरीदे हैं आपने, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देंगे? सेल्स कंसिडरेशन का. गॉट इट? या उतना जितने आपने खरीदे हैं. लॉस नहीं, हमने पढ़ा था ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं आने देंगे. इसलिए क्या कट ऑफ, क्योंकि लॉस आएगा तो आप क्या क्लेम करोगे? रिफंड. प्रॉफिट आएगा तो टैक्स पे करोगे. यस. तो आपको क्या क्लेम करने नहीं देंगे? लॉस. ये किसकी टेक्निक थी? अरुण जेटली की. तो यस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज योर कॉस्ट. पॉइंट नंबर बी,
इट रिलेट टू द सेल्स फॉर्मूला। एफएमबी पकड़ो, किस दिन की, डेट ऑफ ट्रांसफर की, और सेल्स कंसिडरेशन विच एवर इज। अच्छा, रिलायंस का शेयर पोर्टल पे दिख रहा है, पोर्टल मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे दिख रहा है 3000 का, मैं आपको 2800 का बेच रहा हूं। व्हाट इज माई एफएमबी एंड व्हाट इज माई सेल्स कंसिडरेशन? एफएमबी 3000 फेयर मार्केट वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन, सही है। इसमें क्या, लोअर ऑफ क्या लेंगे, 2800, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर ऑफ। मैक्सिमम कितना आएगा सेल्स अमाउंट, है ना, क्योंकि आप लॉस में तो बेचोगे नहीं। ठीक है, तो अरुण जेटली ने इस फॉर्मूले को देके दिमाग लगवाया कि आपको लॉस क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। मीनिंग ऑफ एफएमबी पढ़ लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए पूरा चार्ट, फटाफट से मार्क करो होमवर्क। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आओ फटाफट से, पेज नंबर 405। एनी अदर कैपिटल, एनी अदर, पहले में तो हमने पढ़ा प्रॉपर्टी के बारे में, फिर शेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, सॉरी बोनस शेयर्स राइट इशू पढ़ा ना, फिर 112 ए की बात करी, 112 ए लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑन विच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और परचेज। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो बच गई उनके लिए कुछ इस तरह से है, विद द कैपिटल एसेट्स, पता है ना कैपिटल एसेट्स कौन है, बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी बिफोर, कब, 1/4/2000, जब आपने कब कैपिटल एसेट्स खरीदी थी, कब, 1/4/2001 से पहले। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स टू द असेसी और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज ऑन 1/4/2001 एट द ऑप्शन ऑफ, व्हाट डू यू मीन ऑफ ऑप्शन ऑफ असेसी? अगर उसकी खरीद ज्यादा हो तो वो ले लेना, नहीं तो 1/4/2001 की वैल्यू लेनी। ठीक है ना, किसको ऑप्शन दिया? हाँ, तो सवाल दोनों तरह से डालेगा आपके लिए, आंसर 2 जाएंगे। अगर असेसी ने 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ली तो कुछ इस प्रकार हमारा कैप गेन्स, अगर उसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही क्या माना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये हमारा आंसर। और लास्ट में अपनी एडवाइस दे क्या होगे, जहां कैप गेन्स कम आएगा ना, कि असेसी शुड चूज दिस ऑप्शन। ठीक है बेटा, दोनों तरफ से सॉल्व करना है। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स एज ऑन 1/4/2001 शैल नॉट एक्सीड, अरे वही सर्किल रेट की बात कर रहा है। ठीक है ना, वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा, सर्किल रेट। ठीक है, अच्छा इधर देखेंगे एग्जाम्पल है, इन कोई है क्या, अरे पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, एग्जाम्पल होमवर्क मार्क कर लो। वेयर द कैपिटल एसेट्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी बाय एनी मोड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49(1), द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द असेसी विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, बताया था ना अभी। ठीक है, इवन इन सच केसेस वेयर द कैपिटल एसेट्स, ये बताना चाह रहा है अगर प्रीवियस ओनर ने वो कैपिटल एसेट्स 1/4/2001 से पहले खरीदी हो तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना 1/4/2001 की, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एट द ऑप्शन ऑफ करंट असेसी, आपके फादर साहब के ऑप्शन पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, where the capital assets become the property of the assessee on the distribution of the capital assets of the company on its liquidation। कंपनी डिसॉल्व हुई, लिक्विडेशन हुआ, आप मेंबर थे उसमें, आपको एक एसेट्स मिल गई, आपने खरीदी थी क्या, नहीं मिली है ना आपको, तो उस केस में जब आप बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पॉइंट नंबर 3 लाइन नंबर 3 पढ़िए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मार्क भी कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, यही होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इससे निकलेंगे सवाल। ठीक है, अ शेयर और स्टॉक ऑफ अ कंपनी में become the property of assessee under the following circumstances, पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट, a consolidation and division of all or any of the shares capital। अच्छा,
आपको किसी वे में शेयर्स मिले, फॉर एन एग्जाम्पल आपका शेयर 100 रुपए का था, उसको 10 का कर दिया तो कितने मिले? 10 शेयर मिल गए, राइट। अब 10 शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब उसको बेचोगे तो क्या रहेगा? जो 100 का था वही तो रहेगा। तो क्या कह रहा है पॉइंट नंबर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। इन द अबव सर्कमस्टांसेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट विल मीन्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स कैलकुलेट विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और स्टॉक फ्रॉम विच द एसेट्स इज डिराइव्ड। मतलब जब आपने खरीदा था ना 100 का शेयर, जितनी की भी वैल्यू पे खरीदा था, इट बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका प्रोपोर्शनेटली निकाल लेना, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक ज्यादा बड़ी बात लिक्विडेशन की है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन से डेट की लोगे? द डेट ऑफ लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अ लिक्विडेशन, जिस दिन आपको मिला है उसका एफएम मिलोगे। ओके, पॉइंट नंबर 5, with the cost for which the previous owner acquired property cannot be ascertained। आपके दादाजी ने जो प्रॉपर्टी ली थी पता नहीं कितने की ली थी। अच्छा, the cost of acquisition to the previous owner means the fair market value on the date on which the capital asset become the property of previous। तो जिस दिन आपके दादाजी ने खरीदी थी ना, उस दिन का एफएमबी पकड़ लेना। इट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मार्क कर लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर मीन्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑन विच द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ योर दादाजी। ठीक है, बाकी समरी दे रखी है नीचे, पढ़ेंगे। होमवर्क मार्क करो, चार्ट दिख रहा है ना, होमवर्क समरी है। चलो, एट अ ग्लांस क्या क्या हुआ बोनस शेयर्स में, कब क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 8 होमवर्क फटाफट से, जल्दी से आओ। चलो, कल पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, पेज नंबर 410, राइट। लो, एक बार पढ़ के आइएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। चलिए सर।